हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गामा कैमरा एंड एस्पेक्ट सिस्टम के बारे में, और ये इस सीरीज का हमारा छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर। एक टेस्ट जो है ये होल बॉडी जो गामा कैमरा है, मतलब एस्पेक्ट कैमरा जिसके साथ होल बॉडी स्कैन करने की फैसिलिटी है, उससे रिलेटेड टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है होल बॉडी स्कैन स्पेशल रेजोल्यूशन इन एयर। जब हम लोग होल बॉडी स्कैन करते हैं उस समय पे पेशेंट, उसमें क्या होता है कि आपका पेशेंट का बेड जो होता है वो मूवमेंट में होता है, राइट। तो जब भी कोई भी पॉइंट सोर्स भी यहाँ पे रखेंगे या लाइन सोर्स रखेंगे, तो जब उसको मूव करते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है। तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट जो होगा, पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स जो होगा, मोशन में होगा, और तब गामा कैमरा जो है उसका इमेज एक्वायर करेगा, उस केस में उसका रिजोल्यूशन कितना होगा वो हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली। यानी इन अदर वर्ड कि जो क्लिनिकल स्टडी होती है जिसमें होल बॉडी स्कैन होते हैं, उस केस में हमारे सिस्टम का स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है। इन एयर का मतलब है कि उस केस में स्कैटरिंग मीडिया नहीं है। ओके, सो एयर में कितना स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट में इसका पर्पस वही है, टू टेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लो कि ये बेड का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इस डायरेक्शन में बेड मूव कर रहा है, तो एक स्कैन जो है उसको हमको यहाँ पे उसके पैरेलल डायरेक्शंस में देखना है, करेक्ट। और एक यही मोशन का डायरेक्शन तो ये है, तो दूसरा डायरेक्शन जो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए वो हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चाहिए। इस डायरेक्शंस में ये पैरेलल डायरेक्शंस का एक हो गया रेजोल्यूशन कितना है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है वो मेजर करना है हमें। ये टेस्ट जो है वो टेस्ट हम लोग ईयरली परफॉर्म करते हैं, राइट। ईयरली इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इस केस में हम क्या करते हैं, लाइन सोर्स लेते हैं या पॉइंट सोर्स लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन सोर्स बनाएं या हम एक पॉइंट सोर्स बनाएं। बेड पे आपको पॉइंट सोर्स रखना होगा, और फिर जैसे होल बॉडी स्कैन करते हैं उसी तरह से उसका भी होल बॉडी स्कैनिंग मोड में इमेज एक्वायर करना है, राइट। यदि लाइन सोर्स से करेंगे तो लाइन सोर्स रखेंगे और उसका भी एक होल बॉडी स्कैन एक्वायर करेंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अब देखो ये बेड जो है, बेड पे हम एक पॉइंट सोर्स रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग, ये देखो एक बेड का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है वो एंडिंग पॉइंट है, करेक्ट। ये जो है ये आपका मिडिल पॉइंट है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों पॉइंट पे स्पेशल रेजोल्यूशन एयर में जो हो वो इक्वल हो इन बोथ डायरेक्शंस, चाहे परपेंडिकुलर लो या पैरेलल डायरेक्शंस में लो। हो सकता है कि यहाँ पे बेड जब यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्पीड आप वहाँ पे सेट करते हो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट, 20 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा कुछ करके, राइट। आप जो भी वेलोसिटी सेट करते हो उस समय पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी एकदम से 20 सेंटीमीटर पर मिनट की नहीं होगी, अभी तो वो स्टार्ट कर रहा है। आप समझ गए। तो यहाँ पे इसका स्पेशल रेजोल्यूशन डिफरेंट होगा, क्योंकि जिस तेजी के साथ पॉइंट सोर्स को मूव करना चाहिए 20 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, उसमें उसके हिसाब से वो मूव नहीं कर रहा है। तो एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा, और दूसरा जो है वो एंड पॉइंट पे भी वो वेलोसिटी नहीं है उसके पास। आप समझ रहे, बीच वाले पॉइंट पे वो 20 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से वो मूव कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप तीन पर्टिकुलर प्लेस पे, एटलीस्ट 3 प्लेस पे जो है, एक एंड पॉइंट पे,
राइट, और एक स्टार्ट पॉइंट पे और एक बीच में। ये 3 पॉइंट पे आप सोर्स रखें और तीनों बार आप अलग अलग यदि आप उसका इमेज एक्वायर करें, या आप एक पॉइंट पे यहाँ पे 3 डिफरेंट सोर्स रखोगे तब आप इमेज एक्वायर करो, राइट। ये दोनों ही कंडीशन से आप इमेज एक्वायर कर सकते हो, और यहाँ पे और इन तीनों पोजीशंस पे जो FWHM का वैल्यू जो है वो आपको रिपोर्ट करना है। ओके, वो यही लिख रहा है कि लाइन सोर्सेस और पॉइंट सोर्सेस मे बी यूज्ड पोजीशनड at different positions along the length of the whole body scan. Attention बोल रहा है, attention should be paid to the spatial resolution at the start and end point of the whole body scan. देखो यहाँ पे एज ए एग्जामिनर हम लोग ये इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टूडेंट को ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है कि आखिर हमें ये मल्टीपल पॉइंट्स लेने क्यों हैं, और स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट को वो क्यों रेफर कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको। तो ये सारी चीजें जो है हम समझना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव है, वो कितना एग्जीक्यूटिव है वो जानने के लिए, या उसने सिर्फ मैकेनिकली बस ठीक है जो हो रहा है ऐसा हुआ वो देख रहा है और अपना काम चलाया जा रहा है। और वहीं पे जाकर के एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्पेक्ट से रिलेटेड, वो जो है डिटेक्टर हेड टिल्ट है एक। अब देखो यहाँ पे डिटेक्टर हेड टिल्ट जो है ये एक टेस्ट का नाम है, और उसका पर्पस क्या है, टू एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ डिटेक्टर हेड टिल्ट इन द वाई एक्सिस। मतलब आप जब भी देखोगे यहाँ पे यदि मान लो कि डिटेक्टर जो है ये बिल्कुल यदि पैरेलल होगा, और यहाँ पे आपका मान लो कि ये बेड से एक मान लो कि आपने यहाँ पे पॉइंट सोर्स रख लिया, करेक्ट, और इसका यदि कॉर भी करोगे आप, कॉर भी एक टेस्ट है, वो भी तो उसमें भी तो स्पेक्ट स्टडी एक्वायर करते हो या क्लिनिकल स्टडी भी एक्वायर करते हो। तो पेशेंट की बॉडी इसके अंदर होती है, यहाँ पे होती है, या हेड होगा तो उसका हेड होगा, और किसी पर्टिकुलर एरिया का यदि आप एस्पेक्ट कर रहे हो तो वो बॉडी का पार्ट जो होगा इसके फील्ड ऑफ व्यू में होता है, करेक्ट। ये बोल रहा है कि यदि ये आपका ऐसा हो जाए, इसके इसमें क्या हुआ, डिटेक्टर का हेड जो है वो क्या होगा, टिल्ट हो गया, इस टाइप का हो जाए, करेक्ट। तो आपका जो भी रिकंस्ट्रक्शन जो होगा और जो भी आपने स्पेक्ट डेटा एक्वायर किया है वो गलत होगा। तो सबसे पहला काम स्पेक्ट स्टडी करते वक्त क्या करना होता है, डिटेक्टर हेड को अलाइन करना जरूरी है कि वो क्या हो, वो पैरेलल टू द बेड हो, पेशेंट हो बेसिकली। ये दोनों जो होने चाहिए, मतलब दो डिटेक्टर हेड है तो वो पैरेलल होने चाहिए, ये भी पैरेलल, मतलब ये ऑब्जेक्ट का यदि मान लो ऑब्जेक्ट से होकर के जिसका आपको स्कैनिंग करना है उस लाइन के पैरेलल ये डिटेक्टर का हेड होना चाहिए, दिस हैज टू बी पैरेलल। यदि मान लो कि मैं इसको L लिखता हूँ इस लाइन को, और इस लाइन को मैं M लिखता हूँ, तो दिस हैज टू बी L पैरेलल टू M, ये M होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट, तो उस केस में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एरर आएगा। ओके, तो ये है डिटेक्टर हेड टिल्ट वाले टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी जस्ट डू एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ डिटेक्टर हेड टिल्ट इन द वाई एक्सिस। और कब ये टेस्ट करना है, तो बिफोर यूज बोल रहा है, कोई भी स्पेक्ट स्टडी जो है करने के पहले ये डिटेक्टर का हेड जो होना चाहिए वो अलाइंड होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, डिटेक्टर हेड पे ना आप ध्यान से यदि देखेंगे तो डिटेक्टर हेड पे एक स्प्रिट लेवल बना होता है। डिटेक्टर हेड को आपको एडजस्ट करने का भी मतलब उसमें हैंडल बना हुआ है कि डिटेक्टर हेड को आप हैंडल एडजस्ट कर सकते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर से करें, कोई बटन दबा दबा करके जैसे उसके स्क्रीन पे होता है, उससे उसका डिटेक्टर हेड का टिल्ट जो है वो दिखा देता है कि 0 डिग्री पे आ गया है या नहीं आया। तो आप कोई भी मेथड यूज करें
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पेक्ट बिफोर परफॉर्मिंग ए स्पेक्ट स्टडी दिस हैज टू बी अलाइंड पैरेलल, ये एल पैरेलल टू एम होना चाहिए। ओके, कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, फॉर कैमरा विथ वेरिएबल डिटेक्टर हेड टिल्ट that rely on manual adjustment of the tilt using a spirit level or angle gauge for adjusting the detector tilt। बेसिकली वही स्पिरिट लेवल होगा या एंगल गॉज होगा, और दोनों की ही मदद से आपको डिटेक्टर हेड के टिल्ट को अलाइन करना है, जीरो करना है, मतलब पैरेलल करना है बेसिकली। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, ठीक है। इसमें एक आगे चल के एक इसका डायग्राम भी आएगा, जहाँ पे एक डायग्राम इंक्लूड किया है कि जहाँ से आपको क्लैरिटी डेवलप होएगी कि जब भी डिटेक्टर हेड टिल्ट होगा तो कैसे रिकंस्ट्रक्शन एरर आएगा विथ 2 प्रोजेक्शंस। ठीक है, वो आगे देखेंगे, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे है, देखते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन है। देखो, एग्जामिनर एक और क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछता है कि गामा कैमरा का तो आप टेस्ट कर ही रहे हो, तो एस्पेक्ट का टेस्ट जो कर रहे हो, गामा कैमरा और एस्पेक्ट के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या डिफरेंस, कौन सा एडिशनल काम करने वाले हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेस्ट। तो वहां का आंसर क्या है कि गामा कैमरा में जितने टेस्ट होते हैं, एक प्लेनर गामा कैमरा के क्यूसी के पैरामीटर जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे आपको एस्पेक्ट कैमरा वाले में भी जाकर के टेस्ट करने हैं, लेकिन एस्पेक्ट के साथ एडिशनल टेस्ट करने होते हैं। जिस एडिशनल टेस्ट में पहला टेस्ट जो है डिटेक्टर हेड टिल्ट जो है वो अलाइनमेंट को आपको अलाइन करना है, दूसरा है यूनिफॉर्मिटी है, और तीसरा जो है वो कोर है, चौथा जो है वो टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम है। तो 4 टेस्ट होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा उसके अलावा। तो ये आपके आंसर हैं। एक जो है यूनिफॉर्मिटी का कैलिब्रेशन है, याद रखेगा, यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन है। यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन का पर्पस क्या है, टू अपडेट ए यूनिफॉर्मिटी मैप फॉर सॉफ्टवेयर यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि देखो, गामा कैमरा हमारा कितना भी बढ़िया हो, इन द सेंस कि इट इज वेरी एक्यूरेट, फिर भी कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी जब भी आप एक्वायर करोगे तो 1% ही सही, 0.5% ही सही, नॉन यूनिफॉर्म होता ही होता है, राइट। तो उस नॉन यूनिफॉर्मिटी को नल एंड वाइड करने के लिए क्लिनिकल स्टडीज में या बाकी जो भी हम प्लेनर इमेज एक्वायर करते हैं, वो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी करेक्शन टेबल बनाते हैं, जिस टेबल से एक एक जो भी प्लेनर इमेज हम एक्वायर करते हैं उसको करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करके उसको यूनिफॉर्म बनाते हैं बेसिकली, ताकि यूनिफॉर्मिटी जो नॉन यूनिफॉर्मिटी जो थी उसका असर हमारे क्लिनिकल इमेज पे ना पड़े। मतलब असर ना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो क्लिनिकल स्टडीज को हैम्पर नहीं करना चाहिए, उसके रॉन्ग रिजल्ट नहीं आने चाहिए, तो इसलिए उसको करते हैं। ठीक है, तो आपको हर प्लेनर इमेज में करना पड़ेगा, तो वो यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस का मैप एक्वायर करना इस टेस्ट का काम है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि यूनिफॉर्मिटी मैप एक्वायर करना पड़ता है, और यही मैप जो है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है, और यूनिफॉर्मिटी करेक्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, मैनुअल नहीं होता, सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली इसका मैप उठाता है, प्लेनर इमेज उठाता है, करेक्ट करके, एंड देन इट स्टोर्स द फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज जो होगा वो यूनिफॉर्मिटी करेक्टेड क्लिनिकल इमेज होगा, जिसको वो स्टोर करता है। यहाँ पे जैसे कैलिब्रेशन की बात आएगी कि यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन करना है, तो एग्जामिनर यहाँ पे पूछने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन एंड यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, कि रोज जो तुम डेली क्यूसी करते हो उसमें वही टेस्ट है या यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन, या कोई अनदर टेस्ट है, राइट। तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि ये टेस्ट जो यूनिफॉर्मिटी करेक्शन कैलिब्रेशन जो है, इट इज डिफरेंट देन यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन।
क्योंकि यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन में हम 4000 काउंट भी एक्वायर करके विजुअली देख करके या क्वांटिफाई करके हम रिजल्ट देख लेते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ठीक है या नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशंस में हमें ये देखना होता है कि इसमें एरर जो हो, यूनिफॉर्मिटी का एरर ड्यू टू रैंडम वेरिएशन ऑफ द काउंट या रैंडम वेरिएशन इन द सोर्स इटसेल्फ प्लस जो उसका कैमरा का जो है वो डिजिटल जो भी वेरिएशंस जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशंस के चलते जो रैंडमनेस आ रहा है पर पिक्सल काउंट में, जो रैंडमनेस हो सकता है, वो रैंडमनेस का वैल्यू एरर जो होना चाहिए वो लेस देन 1% होना चाहिए। तो यदि मान लो कि आप लेस देन 1% रखोगे तो परसेंटेज, उसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो होती है इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मीन होती है, 100 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मीन। समझ गए? तो उस केस में आपको यदि 1% का एरर लगेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 और फिर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मीन। ठीक है, तो मीन काउंट जो आएगा इस केस में, इसमें मीन काउंट का वैल्यू जो होगा एक पिक्सल पे 10,000 आएगा। ये मीन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद मीन जो आता है आपका, ये काउंट जो आता है वो आ जाएगा 10, 100 इंटू 100 आएगा, तो 100 पे एक 100, ये 2 0 और करेक्ट, तो ये 10,000 हो गया। तो एक पिक्सल पे 10,000 काउंट होने चाहिए। तो यदि 64 इंटू 64 मैट्रिक्स है तो आपको कैलिब्रेशन मैट्रिक्स जो होना चाहिए उसमें काउंट जो होना चाहिए, टोटल काउंट, वो हो जाएगा कितना, 64 इंटू 64, तो 4096 होता है, और 4096 इंटू 10,000, तो ये टोटल वैल्यू जो होगा 60 मिलियंस के आस 40 मिलियंस के आसपास आता है। 64 इंटू 64 इंटू 10,000 करोगे तो रफली जो है वो 40 मिलियन काउंट्स आते हैं। इसलिए कई बार एग्जामिनर जो है ये पूछता है कि यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन यदि कर रहे हो तो कितने काउंट एक्वायर करोगे, और जनरली लोगों को याद होता है कि 40 मिलियन काउंट्स तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 64 इंटू 64 को, तो इसका वैल्यू जो आता है 4096 आता है। कितना, 4096, और फिर इंटू दिस वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड और इसकी बात जहां पे उठेगी, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं आपके। और ये याद रखिएगा कि सिर्फ एमएससी में ही नहीं, कोई भी आप टेस्ट देने जाएंगे, चाहे कहीं भी जाइए, किसी लेवल का हो, इसके बाद जो शुरू होता है, मे बी आरएसओ का एग्जाम हो, या कोई आपको मेडिकल फिजिक्स पोस्ट के लिए एंट्रेंस देना हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, इट इज इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो है फ्रेम्ड होते हैं, और दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता है या नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एज रिक्वायर्ड है, मतलब जब जरूरत है तब करना है, जरूरत है तब करना है। इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्मिटी मैप जो स्टोर करते हैं हम लोग, ये इट इज ए फंक्शन, इसका डिटोरिएशन हो सकता है, क्योंकि ये ना टेम्परेचर वेरिएशन और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होएगा एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तो कई बार क्या होता है, पावर फ्लक्चुएशंस हो गया, कई बार मशीन शट डाउन करते हैं, ऑफ करते हैं ड्यूरिंग, उसको उठा करके यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इंटरनल कुछ ऐसा हो गया, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मैप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। सो दिस कैन, यूनिफॉर्मिटी मैप कैन गो एस्ट्रे, मतलब उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस जब अप्लाई करोगे तो आपके गलत रिजल्ट आएंगे। तो जैसे यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस मैप जो है में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको करवाना है, यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशंस करवाना है। ठीक है, सो इट इज टू बी परफॉर्म्ड each time the detector uniformity is beyond the
लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी फॉर ए एस्पेक्ट कैमरा। अब बोल रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे कि एक्चुअली में मुझे यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस मैप जो है दोबारा स्टोर करना है कि नहीं करना है। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप ये जो बोल रहे हैं कि टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम द डिटेक्टर यूनिफॉर्मिटी इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट, राइट, ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी फॉर ए स्पेक्ट कैमरा। जैसे मान लो कि स्पेक्ट कैमरा का जो भी कैमरा आप यूज कर रहे हो वो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी जब आप स्टडी एक्वायर करते हो तो उस समय पे उनका क्वांटिटेटिव वैल्यू जहाँ पर भी वो कैलकुलेट करता है उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट होती है कि विद इन 1% है या नहीं, या विद इन 2% है या नहीं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोटोकॉल बनाया है उस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आपने क्या किया कि यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद आप देखो कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट में उसकी यूनिफॉर्मिटी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि वो यूनिफॉर्मिटी का वैल्यू इफ इट इज कमिंग बियॉन्ड द एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट, आपको क्या करना है, ये यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस मैप जो है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। उसके बाद का टेस्ट जो है वो कोर अलाइनमेंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन अलाइनमेंट। इस टेस्ट का पर्पस क्या है, टू चेक दैट द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सीओआर, दो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, दो होता है, एक मैकेनिकल सेंटर ऑफ रोटेशन होता है और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, राइट। ये जो है आर अलाइंड, उसको अलाइंड होना चाहिए, मतलब दोनों जो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो एक लाइन पे होना चाहिए, मतलब दोनों मैच करना चाहिए, करेक्ट। तो मैकेनिकल सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है कि गामा कैमरा का हेड जो है जो पेशेंट का बेड है उसके अराउंड मूव करता है। तो जब भी मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर सेंटर के प्रति जाकर के वो मूव करता है, करेक्ट। तो वो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल अलाइनमेंट होगा, समझ गए। उसके बाद कि ये इसके बाद का जो इमेज का जो डेटा जो एक्वायर होता है, समझ गए, इमेज का डेटा जो होना चाहिए, अभी देखो ऐसा आपका ये ऑब्जेक्ट है आपका, समझ, और यहाँ पे ये सेंटर जो है इसका सेंटर ये है, ये है। अब गामा कैमरा जो रोटेट कर रहा है इस सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। आपका गामा कैमरा यहाँ है, कभी गामा कैमरा इधर है, कभी गामा कैमरा इस पोजीशन पे है, कभी गामा कैमरा इस पोजीशन पे। और ये मान लो कि ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये वाला पॉइंट जो इसका क्रॉस पॉइंट देख रहे हो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल सेंटर ऑफ रोटेशन, राइट। ये इसका रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगा बेसिकली। अब इसी ऑब्जेक्ट का इमेज होकर के कंप्यूटर में बनेगा, तो कंप्यूटर में बनेगा तो ऐसा ही इमेज बनेगा। तो कंप्यूटर में जो इमेज जहां पे डॉट डालना है, सेंटर डालना है, ये सेंटर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो ये दोनों, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन और कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये सेंटर ऑफ रोटेशन दोनों जो है ना मैच करना चाहिए। ये इसका सेंटर सीओआर अलाइनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि ऑफसेट हो जाए। ऑफसेट हो जाएगा मतलब कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ नहीं हो करके ये पॉइंट जो हो वो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। होना कहाँ चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, और ये पॉइंट जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो होगा कोर ऑफसेट होगा। जब ऑफसेट होगा तो देखो एक तो इस डायरेक्शन में होगा, ये तो एक्स डायरेक्शन है, तो इस सेंटर से एक्स डायरेक्शन में कितना है और इसी सेंटर से वाई डायरेक्शन में कितना है, समझ गया। तो वाई डायरेक्शन में ये लाइन ऑफसेट पता चलेगा, दूसरा ऑफसेट जो होगा वो एक्स डायरेक्शन का ऑफसेट होगा, ठीक है, ओके फाइन। अब ये ऑफसेट की दोनों ही डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शंस या वाई डायरेक्शंस में ऑफसेट की जो एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट्स होती है उसकी। तो जब भी आप कॉर्ड टेस्ट करोगे तो ये जो एक्स और वाई ऑफसेट जो है, एक्स और वाई डायरेक्शंस में जो ऑफसेट हुआ है
वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट में आना चाहिए। करेक्ट, समझ गए? तब ये टेस्ट को हम पास मानेंगे। ये टेस्ट जो है वो कब कब करते हैं, तो वीकली और या मंथली करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको वीकली करोगे या मंथली करोगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि यदि मान लो कि कोर अपसेट जो है वो बार बार चेंज हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है, आपके सिस्टम में आपका सिस्टम ऐसा है कि वो बराबर चेंज हो जाता है, तो आप वीकली बनाओगे। और यदि बिल्कुल स्टेबल रहता है तो विथ टाइम आप टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा। तो यदि स्टेबल रह रहा है लॉन्ग टाइम तक तो उस केस में आप मंथली भी कर सकते हो। तो यही इसीलिए लिख रहा है कि कमेंट्स में यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट डिपेंड्स ऑन डिटेक्टर COR स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी उसकी कैसी है, एंड शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। द टेस्ट शुड बी डन फॉर ऑल कॉलीमीटर्स। दूसरा चीज क्या है कि ऑल कॉलीमीटर्स के लिए वो टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपने पैरेलल होल के लिए यूज करा और मतलब पैरेलल होल की बात नहीं है, मतलब पैरेलल होल में भी जो भी आपने यूज करा है, हो सकता है कि आपके पास मीडियम एनर्जी कॉलीमीटर हो, LEHR हो, लिप हो, तो हर कॉलीमीटर्स के लिए आपको वो टेस्ट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि कॉलीमीटर जब उसके ऊपर चढ़ाते हो तो डिटेक्टर हेड, कॉलीमीटर का वेट भी आता है, तो जब भी वो रोटेट करेगा तो एरर उसी जर्क के मैकेनिकल के कारण आएगा। समझ गए? तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि LEGP के कॉलीमीटर और MEGP के कॉलीमीटर के वेट में काफी डिफरेंस है। समझ गए? इसलिए सारे कॉलीमीटर्स के लिए करने हैं। वही बोल रहे हैं कि ऑल कॉलीमीटर्स यूज्ड फॉर द स्पेक्ट स्टडी, उसके लिए टेस्ट होना चाहिए। एंड फॉर ईच मल्टीपल डिटेक्टर के लिए, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके पास डिटेक्टर जो होता है, कई बार एक सिंगल हेड भी होता है, ड्यूअल हेड भी होता है, ट्रिपल हेड भी होता है। तो यदि मान लो कि ड्यूअल हेड होगा तो दोनों ही हेड के लिए वो अलाइनमेंट देखना है, ट्रिपल हेड है तो तीनों के लिए करना है। तो वही बोल रहा है फॉर ईच मल्टीपल डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड, मतलब जिस, अच्छा दूसरा चीज, एक और बात है कि ये सिर्फ हेड का ही नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग एक तो हम पैरेलल ज्योमेट्री यूज करते हैं, जब एक्सपेक्ट करते हैं तो दोनों डिटेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कई बार क्या होता है कि हार्ट वाली स्टडी करते हैं तो एक डिटेक्टर जो होता है वो ऐसे होता है और दूसरा डिटेक्टर जो है वो इधर की तरफ होता है, तो एल शेप में करते हैं उसको, राइट। तीसरा हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में भी यदि आप यूज करते हो डिटेक्टर को और स्पेक्ट स्टडी करते हो, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रख करके करते हो, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका कोर का वैल्यू और कोर का ऑफसेट कितना है वो भी चीजें आपको स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर्स दैट द प्रोसीजर चेक्स बोथ इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मतलब दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में उसके वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आई ओके, ये डिटेक्टर हेड टिल्ट का एक एग्जांपल था। देखो यदि डिटेक्टर हेड में कोई टिल्ट नहीं है तो यहाँ पे देखो मायोकार्डियल का इमेज कैसा बन के आ रहा है। यहाँ देखो ये वाला वॉल दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ये क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जैसे डिटेक्टर, एक डिटेक्टर ऐसे चला गया दूसरा ऐसे आ गया। तो इस केस में जो एस्पेक्ट बना, ये देखो ये एरिया जो है, यू कैन यू जस्ट लुक इट, दिस एरिया, ए डिफरेंस इन दिस एरिया एंड डिफरेंस इन दिस एरिया, ये डिफरेंस देख रहे हो, ये गायब हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ जो क्लियरिटी जो दिख रही है इस एरिया में जो इनक्लोज किया, और यहाँ से वो क्या हो गया, वो चीजें गायब ही हो गई। समझ में आ गया? तो इसलिए डिटेक्टर हेड का टिल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलाइन करना वो हमारी प्राइम ड्यूटी है। एंड बिफोर ईच एस्पेक्ट स्टडी दिस मस्ट बी अलाइंड। टोटल परफॉर्मेंस, टोटल परफॉर्मेंस में ये एक जसाक फैंटम होता है जिसको फिल करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के इंसर्ट होते हैं। एक इंसर्ट जो होता है, ये वाला इंसर्ट जो देख रहे हो, जो स्फेयर वाला जो होता है, स्फेयर वाला जो इंसर्ट जो होता है, ये स्फेरिकल इंसर्ट जो होते हैं, जो स्फेयर ये वाले दिख रहे हैं, जो इससे क्या होता है, इससे कोल्ड स्पॉट बनता है, ये वाला इमेज बनता है। और ये वाला पार्ट का जो इमेज देख रहे हो, ये वाला जो, इससे क्या होता है, हाई रिजोल्यूशन का पैटर्न बनता है, ये बनता है।
और ये इसके ऊपर, ये देखो यहाँ के ऊपर ना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसको जब पानी से भरोगे तो ये इससे क्या बनेगा, इससे यूनिफॉर्म इमेज बनता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटल परफॉर्मेंस फैंटम भी बोलते हैं। तो जैसाक फैंटम का इमेज एक्वायर किया जाता है, और उस केस में एस्पेक्ट की यूनिफॉर्मिटी भी चेक हो सकती है, एस्पेक्ट का कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन चेक हो सकता है कि कोल्ड के केस में कैसा आएगा, और हॉट केस में जब हॉट एक्टिविटी होगी तो उस केस में कैसा इसका रिजोल्यूशन आएगा। तो स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, ये सारी चीजें टेस्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे जो होगा और दूसरा क्लास में रिकॉर्डिंग करेंगे।